नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुए विधानसभा चुनाव को लेकर वहाँ की रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर कोई बात नहीं की है, बल्कि बिजली और पानी फ्री देने की बातें कही हैं। दुनिया भर के आसमान आज ब्लू मून का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में ब्लू मून दिखने लग गया है, वहां पर इसका रंग गहरा लाल दिख रहा है, जबकि भारत में आज की रात या कल की रात ब्लू मून दिख सकता है। आदिवासी बहुल झारखंड सूबे में एक बार फिर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम को छोड़ दिया है और हेमंत सोरेन ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। लगातार चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने मंत्रालयों में सेक्रेटरी लेवल के अफसर लगाने के लिए लेटरल एंट्री की पोस्टें निकाली हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये भाजपा का राम राज्य संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी 2 अक्टूबर को लेटरल एंट्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना ली है और उसमें लगभग सभी बागी लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि बागी चल रहे रणजीत चौटाला को उसमें शामिल नहीं किया गया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव भी होना है और उसमें भाजपा किरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। पेरिस ओलंपिक्स में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण मेडल से चूकी पहलवान विनेश फोगाट भारत पहुंच गई हैं। 17 अगस्त को वे सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी थी। उसके बाद हरियाणा पंजाब से आए हुए लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। उनको गाड़ियों के काफिले के साथ हरियाणा ले जाया गया। उनके गांव का सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे का सफ़र था, पर उनको उन 2.5 घंटे के सफ़र को तय करने में 16 घंटे लगे, क्योंकि हर गांव के बाहर लोग खड़े थे, औरतें खड़ी थी और उन्होंने विनेश फोगाट को आशीर्वाद दिया। मोहाली के वीआर मॉल में बम होने की सूचना मिलते ही वहां पर पंजाब पुलिस पहुंच गई है और मॉल को खाली करा लिया गया है। वीआर मॉल के ईमेल पर यह सब सूचना आने की खबर है। इसके अलावा वीआर मॉल सूरत को भी खाली करवाया गया है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कुछ समय पहले चेन्नई के वीआर मॉल में भी ऐसे ही बम रखने की सूचनाएं दी गई थी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस कर दिए गए हैं और साल 2019 में वहां पर इमरजेंसी लगा दी जाने के बाद पूरे 5 साल बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव को 3 फेजेज में करवाया गया है। एक 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और जो फाइनल फेज है, तीसरा फेज है, वो 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को वहाँ रिजल्ट आ जाएंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ की मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने फाइनली चुनाव लड़ने के फैसले लिए और फिर कयास ये लगाए जाने लगे कि वो हार्डकोर पॉलिटिक्स कहें कि उनकी जो स्वायत्तता की मांगे हैं या और कई मांगे हैं उनको लेकर चुनाव लड़ेंगी, या फिर कम से कम आर्टिकल 370 के ऊपर तो अपनी स्टैंड रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। वे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। इस किस्म की बिल्कुल आम आदमी पार्टी जैसा ही मैनिफेस्टो वो लोग लेकर आए हैं। हालांकि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर का क्राइसिस 200 यूनिट फ्री बिजली टाइप नहीं है, उनके कुछ और सीरियस गंभीर मसले हैं उनके ऊपर, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां वहां की बात नहीं कर रही हैं। पीडीपी से जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी भी इस बार आपको चुनाव में उतरती हुई दिख सकती हैं। उन्होंने अपने मदर का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी कैंपेनिंग करवाई थी, उसमें भी उसने हिस्सा लिया था। तो अब की बार महबूबा मुफ्ती की बेटी भी आपको ग्राउंड पर दिखेंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है सुपर मून के बारे में। हम सबको पता है कि ब्रिटेन में सुपर मून दिख चुका है, लेकिन उसका रंग गहरा लाल है और
दुनिया भर के आसमान उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक अलग किस्म की परिघटना होती है जिसमें चांद ज़्यादा बड़ा दिखता है, ज़्यादा चमकदार दिखता है और थोड़े गहरे नीले रंग का दिखता है। लेकिन ब्रिटेन में जो ब्लू मून दिख रहा है वो थोड़ा रेडिश दिख रहा है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जो अमेज़न के जंगलों का जो फायर का जो धुआं था वो अंटार्कटिका को पार कर चुका है, इसलिए वो जो धुआं है वो थोड़ा आगे निकला है, तो इस वजह से वो जो मून है वो रेडिश दिख रहा है ब्रिटेन से। भारत में 19 अगस्त और 20 अगस्त को ये ब्लू मून दिख सकता है। यहाँ पर हम सबको जो ब्लू मून दिखेगा वो ज़्यादा चमकीला गहरे नीले रंग का दिखेगा, क्योंकि अंटार्कटिका वाली जो रेंज है वो हमारे उसमें नहीं आएगी। तो 19 या 20 अगस्त को ऐसा हो सकता है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के बारे में मैंने कई महीने पहले जिक्र किया था, जब हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में वहाँ पर चंपाई सोरेन, उनके जो पार्टी के नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकले तो उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब उन्हीं चंपाई सोरेन ने जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उससे इस्तीफा दे दिया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनडीए की तरफ से उनके पास प्रपोजल भी गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में वो उनका स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी भी, जैसे चंपाई सोरेन कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे ही जीतन राम मांझी भी बिहार के कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार को हटवाकर। नीतीश कुमार ने खुद उनको सीट ऑफर की थी। तो ऐसी परिघटना में कहीं ना कहीं झारखंड में देखने को मिली है। हालांकि अभी चंपाई सोरेन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। शायद आज या कल में वो कोई ना कोई पार्टी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ज़्यादातर चांस उसके बीजेपी में जाने को हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर आज लेटरल एंट्री पर जो विवाद हुआ उसको लेकर आई। संसद में भी इसके ऊपर बात हुई। बीजेपी ने जो मंत्रालय हैं उनमें, कैबिनेट जो मंत्रालय हैं उनमें सेक्रेटरी लेवल की रैंक्स के लिए 45 लेटरल एंट्री पोस्ट निकाली हैं। यानी कि जो मिनिस्ट्रीज़ में जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके लिए लेटरल एंट्री के थ्रू पोस्टें निकाली हैं, जिनमें जो प्राइवेट लोग, कंपनियों में जो काम करने वाले लोग होते हैं या फिर जो जिनका सर्टेन एक क्राइटेरिया होता है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस और अखिलेश यादव और मायावती ये सब हमलावर हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं होती। और राहुल गांधी ने कहा है कि जो भाजपा का राम राज्य है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इन पोस्टों में रिजर्वेशन नहीं होगी। सीधे ऐसे अफसर लगाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े होंगे। अखिलेश यादव ने भी इसी किस्म की बात कही है। और अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है कि अगर ये लेटरल एंट्रीज में अगर आपने रिजर्वेशन लागू नहीं किया तो 2 अक्टूबर को वो आंदोलन करेंगे। बहन मायावती ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं इस किस्म की जो डायरेक्ट भर्तियां होती हैं अफसरों की, उसमें रिजर्वेशन को नज़रअंदाज किया जाता है और पार्टी कार्डर को भर लिया जाता है। तो ये बड़ा एक विवाद का मामला है। भाजपा जब से आई है तो उन्होंने कौशल रोजगार निगम के थ्रू भर्तियां करी हैं, लेटरल एंट्रीज के थ्रू अफसर बनाए हैं। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद होता है कि वो कहीं ना कहीं जो आरएसएस का कार्डर है उसको अफसर बना देते हैं डायरेक्ट। तो इस वजह से सब विवाद हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर हरियाणा के इलेक्शन से रिलेटेड है। हरियाणा में भी हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन है और अब तो सिर्फ 1 महीना 10 दिन के आसपास समय बच गया है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए गए। हमारा कयास था कि 25 अगस्त को जो चुनाव आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा और मिड अक्टूबर में होंगे, लेकिन 15 दिन पहले ही कर दिए गए। और इसको लेकर हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है उसने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अभी थोड़ी ढीली दिख रही है। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है, उसमें 15 लोगों को शामिल किया गया है। कुलदीप बिश्नोई हों या फिर किरण चौधरी हों या फिर और भी बड़े बड़े नेता हों बीजेपी के, सब उसमें शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री तो शामिल रहेंगे ही, नायब सिंह सैनी, और कहीं ना कहीं सभी को शामिल किया गया है। लेकिन एक नाम उस मैनिफेस्टो कमेटी में नहीं है, वो नाम है रंजीत चौटाला, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के इसमें, लेकिन बीजेपी से आजकल वो बागी हो रखे हैं। उसका कारण है गोपाल कांडा। गोपाल कांडा बेसिकली एक पार्टी चलाते हैं हलोप्पा। उनकी वैसे तो एक ही सीट आती है, गोपाल कांडा ही जीतते हैं सिरसा से, लेकिन अब की बार उन्होंने 5 सीटें डिमांड की हैं बीजेपी से और बीजेपी के साथ अलायंस में है। और रानिया सीट ऐसी सीट है जिससे चौटाला परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है। रंजीत चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। रानिया से गोपाल कांडा ने हलोप्पा की टिकट पर अपने भाई के बेटे धवल कांडा को मैदान में उतार दिया है। धवल कांडा के मैदान में उतरने के बाद रंजीत चौटाला असहज महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बागी होने के कारण रंजीत चौटाला को मैनिफेस्टो कमेटी में नहीं रखा गया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि रंजीत चौटाला पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या सेट चीज़ें होंगी। तो इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरा, जो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव भी है और उसको लेकर भी बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं, बल्कि अपना कैंडिडेट फाइनल कर लिया है। आज कल शायद वो नॉमिनेशन फाइल कर सकती हैं। किरण चौधरी राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार उतारेगी नहीं, जिसके कारण जो डायरेक्ट फ़ायदा होगा वो बीजेपी को ही होने वाला है। तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसको ये भी कहा, जेजेपी जो पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके कहा है कि जेजेपी के 4-5 विधायक कांग्रेस के पास पहले ही जा चुके हैं, और एक हिसाब से गिनती भी है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस कैंडिडेट अनाउंस करना चाहिए राज्यसभा का, लेकिन डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी से भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग है, इस वजह से वो कैंडिडेट नहीं उतार रहे। तो इस किस्म का प्रचार दुष्यंत चौटाला चला रहे हैं। भाई साहब, आप तो 4.5 साल बीजेपी के साथ सरकार में थे, तो आप तो डायरेक्ट सेटिंग थी, चलो हुड्डा की, तो आप इनडायरेक्ट सेटिंग कह रहे हो। हालांकि मैं हुड्डा का बचाव नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई राज्यसभा उम्मीदवार उतारना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को ये मौका ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बड़ी गलती भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। इसी वजह से जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी मौका मिल रहा है उनके ऊपर हमला करने का। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर विनेश फोगाट के बारे में है। आप सबको पता है कि 7 अगस्त को बेटी फाइनल में पहुंच गई थी, भारत की बेटी, और 50 किलो की शानदार महिला पहलवान, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा रह जाने के कारण उनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया। मेडल से भी उनको वंचित कर दिया गया, जबकि सिल्वर मेडल तो उनका बनता था। खैर, वो 17 अगस्त को सुबह 10 बजे भारत में उनकी फ़्लाइट लैंड हुई। उसके बाद एयरपोर्ट पे उनका लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत किया। उनको कारों के काफ़िले में ले जाया गया गांव की तरफ। उनका गांव चरखी दादरी में पड़ता है, बलाली गांव है, और एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर पड़ता है लगभग, और 120 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे में वो पूरा हो जाता है। लेकिन 11 बजे एयरपोर्ट से निकली विनेश फोगाट अपने गांव, रात के 12:30 बजे पहुंची, तकरीबन 13.5 घंटे के सफ़र के बाद। उसका कारण ये है कि जैसे ही वे एयरपोर्ट से निकली, एयरपोर्ट के बाद गुड़गांव जिला पड़ता है, गुड़गांव जिले में जितने भी गांव आए, अहिरवाल क्षेत्र के, राव साहबों के हों या जाटों के हो, सभी गांव में लोग बाहर खड़े थे और बेटी का सम्मान किया। महिलाएं और जो अपने देहाती मजदूर किसान भाई हैं, उन्होंने बेटी को, विनेश फोगाट गाड़ी पे बैठी हुई थी तो उनको नीचे उतारते और उनके सर पे हाथ रखते। एक हिसाब से एयरपोर्ट से लेकर और मैं कहूँगा कि उनके गांव बलाली तक कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पे लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पे ना खड़े हों। सब ने सर पर हाथ रखकर उनका स्वागत किया। लोगों ने, कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 10 रुपये दे रहा था, लोगों ने कोई पैसों की माला डाल रहा था। जैसे देहाती स्टाइल में भारत में या फिर हरियाणा पंजाब में पहलवानों का, कबड्डी खिलाड़ियों का जो मान सम्मान होता है, वो उसी तरीके से बेटी का मान सम्मान हुआ है। आप पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, अरशद नदीम, भाला फेंकने वाले, वो जब वहाँ पर अपने गांव में पहुंचे तो उनके ससुर ने उनको भैंस गिफ्ट कर दी थी। और पंजाब में भी हम देखते ही हैं कि खिलाड़ियों के लिए, जो कबड्डी के होते हैं या कुश्ती के पहलवान खिलाड़ी होते हैं, उनको कभी ट्रैक्टर दे देते हैं गिफ्ट में, कभी भैंसें देते हैं गिफ्ट में, बुलेट मोटरसाइकिल दी जाती हैं, घी बहुत दिया जाता है। सेम यही कहानी विनेश फोगाट बहन के साथ हो रही थी, और उनको खूब नोटों की मालाएं पहनाई गई, घी भी दिया गया। एक शख्स तो परमजीत मलिक के नाम के शख्स थे, वो तो घी की कावड़ लेके उनके गांव में पहुंच गए। 40 किलो घी ऐसे कावड़ के शक्ल में उन्होंने कंधे पे बांधा और वो पैदल चल के उनके गांव में देने पहुंच गए। तो गुड़गांव जिले के बाद झज्जर जिला आता है। झज्जर जिले में भी हर एक गांव में, हर एक चौक पर लोग खड़े थे, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उनको खूब एक हिसाब से सेलिब्रेट किया जा रहा था। एक ह्यूमन चेन जैसा बन गया था फिर दादरी। और आखिरी में 12:30 बजे वो अपने गांव में पहुंची। उनके गांव के लोग सभी पैरों पे खड़े हुए थे उनको देखने के लिए। उनके मंदिर का जो ग्राउंड है वो पूरा भर गया, और विनेश एकदम भावुक भी हुई। रास्ते में बहुत बार भावुक हुई। जब वो एयरपोर्ट से निकल रही थी तो उनके जो साथी थे, बजरंग पूनिया हों या फिर साक्षी मलिक हो, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनको गले लगकर वो रोई भी। और कहीं ना कहीं उस बेटी के अंदर दुख तो है मेडल ना आने का, लेकिन उनका जो स्वागत है वो किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट से, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा टॉप खिलाड़ी हो, मैंने आज तक
ऐसा स्वागत किसी भी बेटी का नहीं देखा। मैं उनके काफिले के साथ साथ था और बलाली गांव तक गया। रात को मैंने बलाली गांव में स्टे किया और फिर जब 12:30 बजे वो पहुंची तो फिर मंच पे उनसे बुलवाया भी गया। उन्होंने बहुत प्यारा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की बेटी हूं और आप लोगों के बीच से निकली हूँ। मेरे पिताजी छोटे किसान थे और बस में ड्राइवरी करते थे। उनकी बहुत पहले मौत हो गई थी और गांव वालों ने संभाला। उनके ताऊजी ने उनकी पहलवानी करवाई और उनकी माताजी का बहुत संघर्ष है। दूध बेच के उस बेटी की पहलवानी करवाई गई है, क्योंकि जो उनके फादर थे वो तो सिर्फ 1 एकड़ के किसान थे। 1 एकड़ में आप सबको पता है कि कोई ज़्यादा गुजारा चलता नहीं। तो उनकी माताजी खूब भैंसें रखती थी, दूध बेचती थी। उससे फिर उस बेटी की पहलवानी करवाई गई और बेटी ने भी बहुत ज़बरदस्त एशियन गेम्स में वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होती है रेसलिंग में उनकी मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक में भी मेडल आ ही गया था बेटी का। वो तो चलो जो मंजूर था रब को, वो उसका तो हम क्या कहें, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लड़ी और जापान की नंबर 1 पहलवान यूई सुसाकी उसको हराया, जो आज तक इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में एक बार भी नहीं आ रही थी। उस अविजित पहलवान को 3-2 से हराया। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने कमाल तो किया ही है, इसलिए उनका जो ये एक हिसाब से जो स्वागत किया गया ये तो बनता था। और उसके बाद जब वो स्टेज पर पहुंची तो उन्होंने बेटियों के लिए भी भाषण दिया कि गांव में अगर और भी छोटे जूनियर पहलवान हैं, जूनियर लड़कियां अगर वो पहलवानी करेंगी तो उनकी पहलवानी भी करवाएंगी, उनको सपोर्ट भी करेंगी, हर जगह खड़ी रहेंगी। भावुक हो गई थी काफ़ी। उन्होंने कहा कि अगर जीवन जीना है तो लड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी बृजभूषण जैसों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। किसान आंदोलन में बेटी शामिल रही है और जो अग्निवीरों का आंदोलन हुआ उसमें भी बेटी शामिल रही है। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट सब आंदोलनों में शामिल रही है, इसलिए लोगों का जुड़ाव भी उससे बहुत ज़्यादा है। लोग उसकी इज्जत भी इसीलिए करते हैं क्योंकि जब देश भर के नामी गिरामी प्लेयर किसान आंदोलन के दौरान चुप थे, उस समय वो बेटी आवाज़ उठा रही थी। तो विनेश फोगाट का ये स्वागत तो बनता था। फिर उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी कहा कि बहुत ऐसे छोटे से गांव की बेटी थी और देखो कहाँ तक पहुंच गई हूँ और आप कोई मेरे से गलती हुई तो माफ़ करना। 3 मिनट वो बोली। ज़रूर भाषण आप ज़रूर सुनिएगा और इस बुलेटिन के बाद भी मैं उस भाषण की क्लिप लगा दूंगा, वो आप भाषण ज़रूर सुनिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो पंजाब से आई। पंजाब के मोहाली के VR मॉल में आज बम रखे जाने की सूचना मिली। उसके बाद पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच गई और मॉल को खाली करवाया गया। हालांकि अभी तक उस मामले में कोई नेक्स्ट अपडेट नहीं आई गई है। यही अपडेट है कि मॉल को खाली करवा लिया गया है, बम बरामद नहीं हुआ है। जो VR कंपनी की जो टीम है, VR मॉल की जो टीम है, उसको ये मेल आया था और VR मॉल एक सूरत में भी है, उस मॉल को भी खाली करवाया गया। कहीं मोहाली की बजाय सूरत वाले VR मॉल में न हो। इससे पहले चेन्नई का VR मॉल था, उसमें भी इस किस्म की घटनाओं की जिक्र हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा भयानक था, डरावना था। हालांकि इस मामले की पूरी जब तक बातचीत नहीं आ जाती तब तक इसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कल मैं ज़रूर इसके बारे में आपको आगे अपडेट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो USA। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अपने गांव में हर एक घर से एक मेरी बहन ऐसी निकले जो मेरे जितने भी रिकॉर्ड है, जितने भी रेसलिंग में रिकॉर्ड है वो तोड़े। क्योंकि अगर हमारे गांव से अगर कोई नहीं निकला है तो बहुत दुख होता है कि हमने इतना अचीव किया है, हमने रास्ते खोले हैं, हमने उम्मीद दी है, तो हमारी बहनों को वो जगह, वो हमारी जो जगह है, जो हमारे बाद में जो उसको भरना है, तो वो उसका दायित्व निभाएं।
और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं मेरी बहनों का जरूर साथ दें। वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आपका सहारा, आपकी उम्मीद, आपका विश्वास चाहिए। बस मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप मतलब हमेशा कर्जदार रहूंगी मैं इस देश की, इस मिट्टी की और सबसे ज़्यादा इस गांव की, जो इतना प्यार और मान सम्मान आप मुझे देते हैं। और जितना भी हो सकता है मैं अपने गांव के लिए कभी भी किसी भी टाइम पे, जितना मैंने कुश्ती में सीखा है, जितना मेरे पास, जितना भी भगवान ने मुझे नहीं पता टैलेंट दिया है, मेहनत है क्या है, लेकिन जितना भी मेरे पास में मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर एक मेरी बहन को मैं वो सिखाऊं और वो मेरे से भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे जाए। और जब वो जाएगी तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि ये बहन मेरे गांव से है और मैंने मतलब उसको सिखाया है या जो भी है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि वो हर एक रिकॉर्ड हमारे गांव से वो टूटे। और मेरी बहनों को आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात में आप सब लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखा रहे हैं। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगी कोशिश करूंगी कि आपका कर्ज, हर एक उम्मीद, हर एक आपका जो विश्वास है मैं उसको कभी ना तोड़ूं, हमेशा बरकरार रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद।